आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी और कंपनी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी कंपनी है, 1% कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, तो तीनों की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की अगर हम बात करें यहाँ पे और दूसरी तरफ से कंपनी की बात करें तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हम जानने वाले। तकरीबन मैंने आपको यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, बट अभी मैं 1 2 पॉइंट और लिखने जाऊंगा। जहां तक मैं 1 2 पॉइंट और लिखूंगा अभी। ठीक है, तो 7 पॉइंट पहले समझ लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो 1 2 पॉइंट मैं और लिखना चाहता हूं उनको भी कवर करेंगे ताकि अच्छा खासा डिफरेंस हमारे सामने आ जाए, तैयार हो जाए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन से। तो उसने बोला इनकॉर्पोरेटेड अंडर, यानी जो एलएलपी होती है वो इनकॉर्पोरेटेड होती है अंडर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अगर आप ध्यान से अगर याद करो थोड़ा सा तो आपने क्लास 12 में पार्टनरशिप पढ़ी हुई है। वो कौन सी पार्टनरशिप थी? वो 1932 वाली पार्टनरशिप है। मैंने एक डिफरेंस बनाया हुआ है पुरानी वाली पार्टनरशिप और जो एलएलपी के हिसाब से जो चलती है, मतलब 2008 के हिसाब से जो चलती है, उसके बीच में डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बना रखा था। आप उसको ऑलरेडी उसको भी देख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि दोनों पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस था। ठीक है ना, और डिफरेंस है भी। तो अभी हम बात कर रहे हैं एलएलपी और कंपनी के बीच में, जहां पे मैंने बोला कि ये इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एक्ट 2008। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर, तो इसको रजिस्टर करवाना होता है। यहाँ पे रजिस्टर मान के चल लो, तो यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ता है। कहाँ पे? एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर इसको रजिस्टर करवाना होता है। क्योंकि पुरानी वाली पार्टनरशिप जो थी वो 1932 वाली थी, तो वहां होता था उसका जो भी हिसाब होता था। ठीक है, आगे इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और यहाँ पे जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट होती है कहाँ पे? प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलो। और इस वाले एक्ट में नहीं है तो पुराने एक्ट जो 1956 था उसमें होगा, या किसी भी पुराने एक्ट में आकर के वो रजिस्टर्ड हो सकती है। क्लियर? तो वो कंपनी होगी। अगर वो 2013 के एक्ट में, 1956 के एक्ट में या किसी भी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड हो रखी हो तो वो कंपनी कहलाती है। क्लियर हो गया? तो अभी तक पहला पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पुरानी पार्टनरशिप और इसमें अगर आपको डिफरेंस चाहिए कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था या मैंडेटरी था, मैंडेटरी है, इस टाइप की चीजें ना बेटा वो ऑलरेडी दूसरी वीडियो में पड़ी हुई है, वहां जाके चेक करना। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एलएलपी और कंपनी की बात कर रहे हैं, जहां पे मैंने पहला पॉइंट समझाया है सिर्फ कि एलएलपी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। 2008 के हिसाब से जो एक्ट बना है उसके उसमें जो प्रोविजंस लिखे उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी को रजिस्टर करते हो तो वो होती है हमारी एलएलपी। बट अगर आप 2013 का कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर कोई चीज बना रहे हो तो उसको हम बोलेंगे कंपनी। तो इनकॉर्पोरेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नंबर 2, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स या मेंबर्स। तो अगर हम बात करें तो मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड, यानी पार्टनरशिप के लिए कितने चाहिए? मिनिमम 2 बंदे चाहिए मुझे। जबकि 1% कंपनी की अगर हम बात करें तो उसमें 1 मेंबर चाहिए। यहाँ पे मेंबर की बात करते हैं, ओपीसी बोलते हैं शॉर्टकट में इसको। प्राइवेट कंपनी में हमें 2 मेंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, आप पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने चाहिए होते हैं? 7 चाहिए होते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर। ये मिनिमम की बात कर रहा था, ये आपका मैक्सिमम की बात कर रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स और मेंबर्स कितने होंगे? तो नो सच लिमिट। इसने बोला एलएलपी कैन हैव एनी नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी इसके पास कोई लिमिट नहीं दे रखी है मैक्सिमम की, कितने भी पार्टनर्स में जोड़ सकते हैं। जबकि 1% कंपनी में मैक्सिमम बोलो तो 1, तो मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1 है। ठीक है, तभी तो उसका नाम 1% है। क्या है? 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 है। इसमें भी इसमें भी एक बात होती है, बट वो जरूरत नहीं है जानने की अभी। ठीक है ना, अभी खाली था समझ लो, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। ठीक है ना। इसके अलावा पब्लिक कंपनी की बात करें तो नो सच लिमिट, यानी मिनिमम तो 7 है बट मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। देखो 3 पॉइंट हो चुके हमारे, तीनों पॉइंट को ध्यान से सुनना। एलएलपी कौन सी है? एलएलपी इसने बोला जो इनकॉर्पोरेट होती है, कहां इनकॉर्पोरेट होती है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है ना। जबकि तो तुम्हारा कंपनी है वो कहां इनकॉर्पोरेटेड होती है? वो इनकॉर्पोरेटेड होती है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर हो गया? और प्रीवियस किसी भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकती है वो, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर पहले की कंपनी है तो पुराने वाले एक्ट में रही होगी ना। अगर मान लो 1900 के आसपास की है तो पुराने वाले एक्टों में रही होगी, तो कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो। सीधी सीधी बात है। ठीक है ना। आजकल जो बिल्कुल नया चल रहा है वो 2013 चल रहा है, आपको पता ही होगा सबको। ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मेंबर्स की अगर हम बात करो तो मिनिमम 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड है एलएलपी में। इसमें अगर कंपनी में बात करो मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? ओपीसी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 7। जबकि अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स और मेंबर्स की बात करें तो नो सच लिमिट, यहाँ पे कोई लिमिट ऐसी नहीं है। एनी नंबर ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे हो सकते हैं। 1% कंपनी में मैक्सिमम लिमिट है 1 है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट 2 से 200 हो चुकी थी, तो उसका मतलब 200 मैक्सिमम लिमिट हो गई यहाँ पे। अब पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। देन उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स या डायरेक्टर्स। अब जो डायरेक्टर्स है वो तो कंपनी में होंगे
और डेजिग्नेटेड पार्टनर जिनको साइन वाइन एंड ऑल की अथॉरिटी होती है ना, वो होंगे यहाँ पे। तो कितने चाहिए मिनिमम? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। कितने? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने जिन पे साइन एंड ऑल की अथॉरिटी होती है, ठीक है ना, चलाने के डेली रूटीन के लिए तो चाहिए ना कोई बंदा। तो उसने बोला मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स यहाँ पे चाहिए। जबकि ओपीसी में अगर हम बात करें डायरेक्टर की तो मिनिमम 1 डायरेक्टर, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम 15 होते हैं इनमें, ठीक है। अब इन 15 को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इतना डीप में जाने वाला नहीं हूं, ठीक है। वो एसआर वैसार पास करो, ऐसी कोई बात नहीं बता रहा मैं तुम्हें, खाली जो बेसिक सी नॉलेज है वो मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप डिफरेंस अच्छे से कवर कर दो, बस क्लियर हो गया। तो 1% कंपनी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, क्योंकि बताने के लिए काफी कुछ है इसमें, बट इतना डीप जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। उसके बाद कॉमन सील की अगर हम बात करें, कॉमन सील मतलब मान के चलो ठप्पा मान लो, साइन एंड ऑल, सिग्नेचर की बात कर रहा है। तो इट डिनोट्स द सिग्नेचर, ये बता रहा है सिग्नेचर किसका? एलएलपी का। तो इट डिनोट्स द सिग्नेचर ऑफ द एलएलपी एंड एलएलपी मे हैव इट्स ओन कॉमन सील, यानी मे लिखा है, मे ऑप्शनल है। एलएलपी की अपनी कॉमन सील हो सकती है, यानी सिग्नेचर बनाया हुआ हो सकता है, ठप्पा हो सकता है, स्टैंप, ठीक है। इफ इट इज डिसाइडेड टू हैव वन, अगर आप उन्होंने डिसाइड कर रखा कि होनी चाहिए तो भाई होगी होगी फिर तो, ठीक है ना। बाकी अगर नहीं चाहते तो नहीं होगी, क्या दिक्कत है इसमें। दैट इज आई डॉट ई डॉट मतलब दैट इज होता है, दैट इज इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर एन एलएलपी, यानी ये ऑब्लिगेटरी नहीं है एलएलपी के लिए, जबरदस्ती नहीं है कि वो क्या कर रखे, कॉमन सील रखे अपने पास। जबकि यहां पे बोला इट डिनोट द सिग्नेचर ऑफ, ये बता रहा है सिग्नेचर किसका? कंपनी का। और एंड एवरी कंपनी शैल हैव, होना चाहिए, इट्स ओन कॉमन सील, यानी होती है भाई साहब, यानी इसका मतलब हर एक कंपनी की अपनी कॉमन सील होनी चाहिए। दैट इज इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर अ कंपनी टू हैव इट्स कॉमन सील, यानी एक ऑब्लिगेटरी है कंपनी के लिए कि उसके पास उसकी क्या होनी चाहिए? कॉमन सील होनी चाहिए। यहां तक समझ में आता है, ठीक है। तो हमारा अब 2 पॉइंट रह गए इस वाले पेज पे। अब अगले पॉइंट पे देखो, इसने मतलब नेम सफिक्स लिखा है, सफिक्स लिखा है, सफिक्स मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना है ना एक तरीके से, तो लगा होना चाहिए, लगा होना चाहिए बोल सकते हो। तो सफिक्स मतलब एलएलपी का जो भी एलएलपी आप नाम से बनाओ, जैसा आप अपने नाम से बना लो, मतलब सुमित एंड ऑल, सुमित एंड करके, तो जो भी आप बना रहे हो तो उसके पीछे एलएलपी वर्ड लिखा होना चाहिए। जो भी आपका नाम होगा ना एलएलपी का, उसके पीछे आपको एलएलपी लगानी जरूरी है, जो भी फर्म का नाम होगा। और या तो पूरा नाम लिख लो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या तो शॉर्टकट लिखो, या तो पूरा टू हैज टू बी एडेड टू द नेम, तो ये आपको जोड़ना पड़ता है नाम के साथ, तभी तो पता चलेगा एलएलपी है कि नॉर्मल फर्म है, पता तो चलेगा उससे। इसको क्या सफिक्स करना पड़ता है, क्या लगाना होता है? 1% कंपनी को ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है अपने नाम के पीछे। जैसे मान लो सुल्तान ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके दे दिया, या अगर मान लो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड है तो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, और पब्लिक है तो सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा? लिमिटेड, हैज टू बी एडेड टू द नेम। क्लियर हो गया? तो यहां तक मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अभी लास्ट पॉइंट रह रहा है मेरा, लास्ट यहां तक रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद मैं फिर इसको पढ़ाकर लास्ट पॉइंट पढ़ा करके फिर मैं इसको मिटा दूंगा। क्लियर? फिर देना हम 1-2 पॉइंट जो और रह गए वो कवर करेंगे। पहला इनकॉर्पोरेशन मैंने क्या बताया, ये इनकॉर्पोरेटेड होती है अंडर द लिमिटेड प्रोविजंस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जबकि ये इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? उसके अलावा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मेंबर कितने हैं? 2 मिनिमम पार्टनर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मिनिमम 1% कंपनी में मेंबर जो है मिनिमम 1 चाहिए, प्राइवेट में 2 चाहिए, पब्लिक में 7 चाहिए मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स और मेंबर्स, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ नहीं है, बट यहाँ लिमिट है कुछ कुछ जगह पे। 1% कंपनी में 1 है, प्राइवेट कंपनी में 200 है, पब्लिक कंपनी में नो लिमिट है। क्लियर? देन उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है। डायरेक्टर की बात करें तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स यहाँ पे चाहिए। डायरेक्टर की बात करें तो 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, मैक्सिमम 15 होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कॉमन सील की बात करें तो इट डिनोट द सिग्नेचर ऑफ एलएलपी। कॉमन सील का मतलब कि सिग्नेचर ऑफ एलएलपी की बात कर रहा है, और एलएलपी में लिखा है तो में मतलब ऑप्शनल है, हैव इट्स ऑन कॉमन सील, इसकी अपनी कॉमन सील हो सकती है। इफ इट इज डिसाइडेड टू हैव वन, अगर आपने डिसाइड किया हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि होनी चाहिए तो होगी। दैट इज इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य हो गया, जबरदस्ती मतलब बात हो गई ना, तो नॉट ऑब्लिगेटरी यानी अनिवार्य नहीं है, मतलब ऐसे जबरदस्ती नहीं है कि इसके पास कॉमन सील होनी चाहिए, मर्जी है तो रख सकती है, ठीक है ना। जबकि इसने बोला इट डिनोट द सिग्नेचर ऑफ कंपनी, कंपनी के सिग्नेचर को बता रहा है। एवरी कंपनी शैल हैव इट्स ओन कॉमन सील, हर कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है। दैट इज इट इज ऑब्लिगेटरी यानी अनिवार्य है, बिल्कुल रखना पड़ेगा कंपनी को अपनी कॉमन सील। क्लियर? फिर
नाम में एलएलपी, जो अगर आप कोई भी नाम से आप फर्म अगर बनाने जा रहे हो तो उसके पीछे आपको एलएलपी लिखना पड़ेगा। अगर एलएलपी के अंदर आ रही है वो, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर आपने यही बनाई है तो एलएलपी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को आपको ऐड करना पड़ेगा नाम के साथ में। जो नाम होगा, नाम के पीछे एलएलपी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सफिक्स, या तो आपको अगर 1% कंपनी है आपकी तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना ही पड़ेगा। आपने जो नाम में होगा ना तुम्हारा कंपनी का, उसके पीछे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता तो चले कि वो 1% है, प्राइवेट है या पब्लिक है। ठीक है, अगर प्राइवेट है तो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड लगाओगे, और पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड लगाओगे, समझ जाएंगे लोग अपने आप ही। ठीक है, हैज टू बी एडेड टू द नेम। क्लियर। देन उसके बाद लिखा एजेंट की बात करें तो डायरेक्टर्स, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया शायद, इधर का पॉइंट इधर का उधर हो गया। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ाई देता हूँ ना सीधा, देखो ये पॉइंट बेटा यहाँ का है, ये पॉइंट यहाँ का है। पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द एलएलपी, पार्टनर्स जो होते हैं वो एजेंट होते हैं एलएलपी, और ये पॉइंट बेटा यहाँ का है। ठीक है, डायरेक्टर जो है एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द कंपनी, यानी जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी के लिए एज अ एजेंट की तरह काम करता है। पार्टनर्स जो होते हैं वो एलएलपी के एजेंट होते हैं। ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ठीक है इसके बारे में। ये पॉइंट इधर का उधर का इधर हो चुका है, तो मैंने सही कर दिया, इस पॉइंट को ध्यान से देख लो। ठीक है, पार्टनर्स जो होते हैं वो एजेंट होते हैं एलएलपी के। ठीक है, एक दूसरे के एजेंट नहीं बताए हुए एलएलपी के, जैसे पुरानी वाली पार्टनरशिप में होता था ऐसा कि वो फर्म के भी एजेंट माने जाते थे पार्टनर, और एक दूसरे के भी एजेंट माने जाते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट। ये एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से ये चीज चेंज हुई है। यहाँ पे पार्टनर्स जो है सिर्फ फर्म के यानी एलएलपी के ही एजेंट माने जाएंगे, एक दूसरे के नहीं। तो पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द एलएलपी, जबकि यहाँ पे कौन होते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं, कौन, डायरेक्टर जो होते हैं एक्ट एज एन एजेंट, ये एजेंट की तरह काम करते हैं ऑफ द कंपनी। क्लियर हो गया। तो 7 पॉइंट फटाफट से नोट डाउन कर लो, देन मैं आगे बढ़ा रहा हूं बेटा से। अब आगे देखिए, 2 पॉइंट मैंने और लिखे हैं, वैसे तो देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं, बट काफी है डिफरेंस के लिए। लायबिलिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसने बोला लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स जो है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है अप टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता है फर्म के अंदर उतने तक वो लायबल होते हैं। बट हाउएवर इन केस अ पार्टनर एक्ट्स विद द इंटेंशन टू कंडक्ट फ्रॉड, अगर कोई पार्टनर इस इंटेंशन से मतलब फ्रॉड करने के इंटेंशन से काम कर रहा है, तो फिर वो पर्सनली ही विल पर्सनली लायबल, तो पर्सनली लायबल होगा उसके लिए वो। ठीक है ना, क्या होगा, पर्सनली लायबल होगा। तो लायबिलिटी जो पार्टनर की होती है वो लिमिटेड होती है अप टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मगर इन केस अगर वो फ्रॉड करने के मन से, फ्रॉड करने की चाह से काम करने की सोच रहा है, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो पर्सनली लायबल हो जाएगा वो। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, अब टू द शेयर्स हेल्ड बाय देम, टू द शेयर्स हेल्ड बाय देम, तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर जो है वो ओनली लिमिटेड टू द शेयर्स हेल्ड बाय देम। उसके बाद लिखा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड, यानी प्रिपेयर्ड आपको करने पड़ेंगे एज स्पेसिफाइड इन एलएलपी एक्ट, यानी जो एलएलपी एक्ट में जो बातें लिखी है उसके अकॉर्डिंग आपको बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे बनानी होती है। बट यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट 2013, यानी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बातें लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग, जो वहाँ पे कंडीशंस होगी, जो भी तरीके होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बुक्स आप क्या करनी होती है, प्रिपेयर करनी होती है। क्लियर हो गया। तो तकरीबन 9 पॉइंट हो गए, और मेरे हिसाब से तो काफी सही है, 9 पॉइंट काफी होते हैं किसी डिफरेंस को समझाने के लिए। ठीक है, और जहां तक आपको ये डिफरेंस समझ में भी आ गया होगा, तो मिलते हैं फिर एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।